पंजाब में किसानों का 3 दिवसीय रेल रोको प्रदर्शन जारी रहने और कई जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठने से कम 92 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक लोहिया खास एक्सप्रेस स्पेशल, कोटकापुरा फाजिल्का डेमू एक्सप्रेस स्पेशल, जालंधर सिटी होशियारपुर डेमू स्पेशल स्पेशल दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी की कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले गुरुवार को फिरोजपुर मंडल के तहत 91 ट्रेनों में से 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और 24 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त किया गया था, जबकि 5 ट्रेनों को प्रस्थान स्टेशन से आगे से चलाया गया। वहीं 11 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केंद्र के खिलाफ 30 सितंबर तक अपना आंदोलन चलाएंगे। इस प्रदर्शन में किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद, आजाद किसान समिति 2 आबा समेत कई अन्य किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। कावेरी जल विवाद पर विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए कर्नाटक बंद के मद्देनजर शनिवार को मांड्या और बेंगलुरु में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मांड्या के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ने गुरुवार को कहा कि कावेरी जल मुद्दे को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों, किसान संघों और कई अन्य संगठनों के द्वारा बुलाए गए बंद के मद्देनजर मांडे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें, इससे पहले कर्नाटक रक्षणा वेदिका कार्यकर्ताओं के एक समूह ने गुरुवार को कावेरी नदी जल मुद्दे पर राज्य के सांसदों और सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अभिनेता बेंगलुरु में अपनी आगामी फिल्म चिक्कू का प्रचार कर रहे थे, जब कर्नाटक रक्षणा वेदिका स्वाभिमानी सेना के सदस्यों ने ये कहते हुए कार्यक्रम में बाधा डाली कि उनके लिए ऐसा करने का उचित समय नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु कर्नाटक से कावेरी नदी का पानी मांग रहा है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कावेरी जल नियामक समिति ने 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। मैं पहले ही हमारे अधिवक्ताओं से बात कर चुका हूं, उन्होंने हमें इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया है। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन 4 दिन से लगातार जारी है। वहीं गुरुवार को गुस्साई भीड़ इंफाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर हमला करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनको घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ दिया। फिलहाल इस घटना के बाद सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिले में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। उधर इम्फाल में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी हमला किया गया। इसके अलावा इम्फाल वेस्ट में डिप्टी कलेक्टर के घर में भी आगजनी की कोशिश की गई। इम्फाल वेस्ट जिले के टेरा में गुरुवार को हजारों लोगों ने मृतक स्टूडेंट्स के घर के पास प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि छात्रों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनावी राज्य राजस्थान में एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर गहलोत सरकार की आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। वहां इस तरह के 34,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान के पिछले 5 साल के आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामलों को उजागर करने का मौका कभी नहीं गंवाया, लेकिन राजस्थान पर चुप है, जबकि यह राज्य ऐसे अपराधों में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपराधियों को बचा रही है। राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित हैं। वहां हर दिन महिलाओं से दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों के 16 से 17 मामले दर्ज होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि अन्य राज्यों में ऐसी घटना होती तो कांग्रेस नेता सबसे पहले ट्वीट करते, लेकिन जब राजस्थान सहित कांग्रेस शासित राज्यों की बात आती है तो वो नेता चुप हो जाते हैं। राजस्थान में नाबालिग से रेप सरकार फिर फेल। एक बार नहीं, अनेक बार पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठाइए, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं और 34,000 तो दुष्कर्म की घटनाओं को रजिस्टर किया।
अभी हाल ही में सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचते। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते ही भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई, तब भी वो देखने नहीं गए। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। लेकिन राजस्थान तो आज महिलाओं के प्रति अत्याचार के नंबर 1 पर है, रेप के मामलों में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार के नंबर पर राजस्थान नंबर 1 है। और मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी से कि राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, और ये सीकर की घटना से पहले ऐसी सैकड़ों घटनाएं जहां पर एक तरह से कभी अनुसूचित जाति की, कभी अनुसूचित जनजाति की, तो कभी किसी बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है और उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं पर हत्या कर दी जाती है। भारत में अफगान दूतावास ने कथित तौर पर अपना परिचालन बंद करने के लिए एक पत्र जारी किया है और नई दिल्ली इसकी प्रामाणिकता की जांच कर रही है। इसकी जानकारी सूत्रों के द्वारा सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद मामुडजे ने किया है और पता चला है कि वह इस समय लंदन में है। मामुडजे को पिछली अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था और अगस्त 2021 में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी वो अफगान दूत के रूप में काम कर रहे हैं। दूतावास द्वारा अपना परिचालन बंद करने की खबरों पर भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास ने कथित तौर पर इस मुद्दे पर एक संचार जारी किया है। सूत्र ने कहा, यह पिछले कई महीनों से राजदूत के भारत से बाहर रहने, कथित तौर पर शरण मिलने के बाद राजनयिकों के लगातार तीसरे देशों में जाने और दूतावास कर्मियों के बीच अंदरूनी कलह की खबरों के संदर्भ में है। भारत ने अभी तक तालिबान की स्थापना को मान्यता नहीं दी है और काबुल में समावेशी संगठन के गठन की वकालत कर रहा है। इसके अलावा इस बात पर जोर दे रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय आर्मी ने रक्षा मंत्रालय को 400 हॉटविजर तोप खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पूरी तरह से स्वदेशी इन तोपों का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। सेना से जुड़े एक सीनियर अफसर ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि सरकार जल्द ही इस पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाने वाली है, जिसमें हॉवित्जर तोपों की खरीदी पर फैसला लिया जाएगा। ये तोप पुरानी तोपों से काफी हल्की है। इस तोप से दागे जाने वाली गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। ये 155 mm की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। ये तोप 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक राइफल की तरह सेल्फ लोडेड सिस्टम भी है। इस तोप से निशाना लगाने के लिए थर्मल साइट सिस्टम लगा है, मतलब रात में भी इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है। मणिपुर के 20 से अधिक विधायकों ने केंद्र सरकार से राज्य के 2 छात्रों के अपहरण और हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि सीबीआई जांच में तेजी लाई जाए। इन विधायकों ने फिलहाल दिल्ली में डेरा डाल रखा है। विधायकों में से एक राजकुमार इमो सिंह ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में मौजूद अधिकांश विधायक पहले ही केंद्र सरकार से जल्द न्याय दिलाने के लिए कह चुके हैं। आइए सुनिश्चित करें कि इसमें शामिल दोषियों को अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने मणिपुर में लोगों से हिंसा नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि सभी प्रकार के आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए। सिंह ने कहा कि अगर सीबीआई अगले कुछ दिनों में न्याय नहीं दिला पाती तो हमें दिल्ली में अपने लोगों के साथ बैठकर नई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल निवासियों को बचाने के हमारे साझा उद्देश्य से ध्यान नहीं भटकाया जाए।
भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एक बार इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए छिपा हुआ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है, उनकी राजनीतिक समाज में कंफ्यूजन पैदा करने वाली है। गिरिराज ने कहा कि ओबीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार कोई नैतिक ताकत नहीं है, वो बीजेपी पर कुछ भी बोले। अगर आज नीतीश कुमार हैं तो वो बीजेपी की वजह से हैं, उन्हें बीजेपी ने ही बनाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए होते, इन्होंने लालू यादव से हटकर पार्टी बनाई। अगर वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें बीजेपी का एहसानमंद रहना चाहिए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी थी। आतंकी पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज वीडियो में कहा था कि पीएम मोदी शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाला वर्ल्ड कप मैच हमारा टारगेट होगा। पन्नू ने धमकी भरे मैसेज में भारत पाकिस्तान मैच को निशाना बनाने और अहमदाबाद स्टेडियम में खालिस्तानी झंडा फहराने की बात कही है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो का खुलासा खुद पन्नू ने किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी पन्नू ने 15 अगस्त को G20 समिट में गड़बड़ियां फैलाने की धमकी दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद बीआरएस एमएलसी कविता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण भाजपा ने इस बिल को पास किया है। बता दें, महिला आरक्षण बिल पर मीडिया से बात करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि भाजपा की तरफ से कोई तोहफा नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों के दबाव का असर है, जिसके कारण भाजपा को यह बिल पास करना पड़ा है। उन्होंने कहा, ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिससे हम सभी दुखी हैं। हम इस बात से भी दुखी हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू क्यों नहीं किया जा रहा। भाजपा की खामियों को गिनाते हुए के कविता ने कहा कि दक्षिण की राजनीति बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग हमेशा ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके क्षेत्र के मुद्दे उठा रही है, और इसलिए यहाँ का परिणाम अलग है। भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए उन्हें तेलंगाना में भी कर्नाटक की तरह नकारात्मक परिणाम मिलेगा।